हमारे साथ जो है इस पूरी बातचीत में सत्यम शुक्ला जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो भी अपना विचार रखें। सबसे पहले एशियन न्यूज़ चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कर्मचारियों के मुद्दे और विषय के रूप में कई बार आपने अवसर दिया। आज देश के ज्वलंत मुद्दे अमीरी और गरीबी के विषय पर भी आपने आमंत्रित किया। उस पर मैं अपने कुछ निजी विचार जो है वो आपके सामने में रखता हूं कि सबसे पहले तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि ये अमीरी और गरीबी की परिभाषा कौन देता है, इसके मापदंड कौन तय करता है। क्या भारतवर्ष में कोई ऐसी एजेंसी है जो यह तय करती है? और यदि वो तय करती है तो हम ऐसे किसी विकसित राष्ट्र से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं जबकि हम खुद विकासशील देश हैं? हम डॉलर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम उस अमेरिका से कैसे कर सकते हैं कंपेयर जो बहुत वर्षों पहले हमसे आज़ादी पा चुका था और वो बहुत आगे है हमसे? तो कहीं ना कहीं ये अन्यायपूर्ण होगा। यदि PP1 के बच्चे की तुलना 12th के बच्चे से करेंगे तो ये जैसा अन्याय है वैसे ही भारत देश के साथ है। दूसरा, फ्री बीज को लेकर बहुत से साथियों ने आज यह कहा कि ये सब व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है। मैं इसका विरोध करता हूं। आप इस चीज़ को समझिए, यदि आप किसी के पेट में अनाज नहीं देंगे तो वो कल के डेट में अपराध में बढ़ेगा। अपराध में बढ़ेगा तो सरकार का तनाव बढ़ेगा और समाज में अव्यवस्था अराजकता फैलेगी। तो कम से कम फ्री बीज के उद्देश्य से जो दिया जाता है उसमें जो जरूरत की चीज़ें हैं उसका मैं समर्थन करता हूं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में यदि सोलर पैनल लग जाता है उसके मैं समर्थन करता हूं। यदि अभी जो गैस दिया जा रहा है फ्यूचर में अगर उनको सोलर पैनल दिया जाएगा तो गैस भी हट जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा। कहीं कहीं उसके बच्चे को जो निःशुल्क शिक्षा की बात होती है, शिक्षा के अधिकार से जो दिया जा रहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। स्वास्थ्य के लिए जो गरीबों को इलाज के लिए जो आयुष्मान योजना दी जाती है उसका भी मैं समर्थन करता हूँ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो या इसके पूर्व की 70 साल वाली सरकार हो, क्योंकि ये बहुत जरूरतमंद चीज़ें। अगर ये जरूरी चीज़ें आप उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आप उसके साथ अन्याय करेंगे। फिर आप उसको कैसे तुलना करेंगे कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ के देश के विकास में अपना योगदान करे? हाँ, इसमें ये होना चाहिए कि जैसे अभी जो नकदी देने की बात हो रही है, जैसे किसी एक पार्टी का आश्वासन है कि भाई हम प्रतिमा इतने हजार रुपए देंगे, एक पार्टी है जो इतने हजार रुपए दे रही है, तो मेरा ये कहना है कि इस फ्री बीज को, जो इस टाइप की जो नकदी आप देते हैं, उसको किसी न किसी समाज सेवा से जोड़िए। उस व्यक्ति को जो इसका आर्थिक लाभ मिलेगा उसको कुछ ना कुछ आप दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि एक पार्टी है, यदि वो सत्ता में आती है और 8,000 रुपए गृहिणियों को देती है, तो उन सफाई रसोइया की क्या दोष है जो 3,000 रुपए महीने में काम करती हैं, जो 500 रुपए वेतन के लिए अपने आंदोलन करती हैं? वो सफाई कर्मी का क्या दोष है जो जा करके हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में शौचालयों को साफ करता है 2,500 रुपए में? तो 8,000 आप घर बैठे देंगे और ये जो काम कर रहे हैं परिश्रम उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हैं। और वैसे ही मैं बोलता हूँ ये जो 1,000 रुपए जो दिया जा रहा है वह भी बहुत अनुचित है, क्योंकि आपने जो रसोइया और सफाई कर्मी से 50% वेतन वृद्धि का वादा किया है भाई साहब, उसमें सिर्फ 1,300 रुपए उनकी वेतन वृद्धि देनी है। आप उस वादे को पूरा कर लेंगे मोदी गारंटी वाला? तो आप खुद सोचिए कि सरकार कितनी बड़ी ब्लंडर, मिस्टेक और गलतियां करती है। मैं बार बार अपने विषयों में कर्मचारियों को उदाहरण लाऊंगा क्योंकि ये मेरा नैतिक दायित्व है। तो अब इसका सबसे अच्छा समाधान ये है, मैं यह कहता हूं कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क मिल ही रहा है। RTE क्या है? वो निःशुल्क शिक्षा है। स्वास्थ्य है, निःशुल्क है इस देश में और जरूरतमंदों को ही दिया जा रहा है। यह सब दोनों सुविधाएं मेरे बच्चों के लिए नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जनसंख्या। इस चीज को हमको समझना होगा। हो ये रहा है कि यदि मैं खुद में अपने परिवार में, आज आप मध्यम वर्ग परिवार का सर्वे करा कर देख लीजिए भारत देश में, या संपन्न जो हैं जिनको हम अमीर बोलते हैं उनके परिवारों का सर्वे करा कर देख लीजिए, वो मनमाने बच्चे पैदा नहीं करते। जो मध्यम वर्गीय वो तो ये सोचता है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छा एजुकेशन देने के लिए मैं कितने बच्चे करूंगा, तो वो 2 करता था, अब वो 1 में आया है। ये जो है वो स्वयं से कर रहा है, ये कोई सरकारी योजना है, किसी के दबाव में नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि भाई मेरी इनकम इतनी है तो वो अपने परिवार को समेट के चलता है। पर जो निचला तबका है वो इस चीज को नहीं समझता और उनके नेता सबसे बड़े बेईमान हैं, जो उनको समाज के रूप में क्या बोलते हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी सीट। मतलब वो गरीब जो है संघर्ष करके वो उसी गंदे बस्ती में रहे, और जब उस समाज का नेता विधायक या मंत्री बनेगा तो किसी करोड़पति अपने समाज की बहू को लाना पसंद करता है, अपनी बेटी देना वहां पसंद करता है। वो अपने समाज के गरीब रेजा कुली के बेटी को नहीं अपनाता। ऐसे में कैसे समाज का विकास होगा? यदि आपके जाति का कोई नेता है और यदि वो बोलता है कि भाई मेरे जात देख के मेरे को वोट दो, तो आप उसको शर्त रखो कि आपके बेटे का जो या बेटी है उसका विवाह आप छोड़ी के जो लेबर हमारे जात समाज के कर रहे हैं उनसे करें। आप इस चीज को समझिए, ये जो खाई है या ये जो खाई तभी पटेगी जब हम खुद जागरूक होंगे। और अमीरी या गरीबी जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे देश में हम देखते हैं बड़े बड़े जैन मुनि को उदाहरण लूंगा, जैन परिवार के लोग अरबों रुपए की संपत्ति अपने समाज को दे करके सड़क में आ जाते हैं, संत बन जाते हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो संत समाज के रूप में जीवन जीना चाहते हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं है। हर किसी को मोबाइल में
मोबाइल चलाना, हर किसी को एरोप्लेन में उड़ना, हर किसी को महंगे होटलों में खाना या रहना ये पसंद नहीं है। इस वजह से भी महत्वाकांक्षी ज़्यादा नहीं है, तो वो भले कम आय में भी बहुत सुखी है। इसलिए अमीरी और गरीबी की परिभाषा नए सिरे से तय होनी चाहिए। हमारे देश में एक सर्वोच्च कई एक से एक संस्थान है, चाहे वो IIM हो या और भी बहुत बड़े बड़े संस्था, वो तय करे कि भारत देश में अमीरी और गरीबी की क्या परिभाषा होनी चाहिए। और गरीबी जैसी कोई चीज़ नहीं है भारत में, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। गरीबी वही है जैसे कोई करोड़पति आदमी है, यदि वो कोई गलत चीज़ों में व्यापार में अपना पूरा रोज संपत्ति खो देगा तो वो अरबपति रहेगा कल तक, और परसों जो है वो सड़क में आ जाएगा। वैसे ही जो व्यक्ति में खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी आगे बढ़ने की, आप कैसे बढ़ाएंगे। और रही बात जो बार बार हम सरकार को दोषारोपण कर रहे हैं, वह भी बहुत ही गलत है। अरे भाई, सरकार क्या हर मोहल्ले में हर वार्ड में एक जिला कलेक्टर बैठाएगी क्या? कहाँ से सरकारी नौकरियां आएंगी? आप इस चीज को समझिए। दूसरा, आज आधुनिक युग है, आप कितने प्लांट लगा लेंगे? नहीं लगा सकते। आधुनिक युग है, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के दम पे हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंत में आना होगा अपनी जनसंख्या पर। हमको कम से कम जनसंख्या चाहिए, क्वालिटी वाली जनसंख्या चाहिए। और याद रखिए, जीवन में खुशहाली ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमीरी या गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। मैं सड़कों में, मंदिरों के दरवाजों में संतों को भी सुखी देखा हूँ। जो परिवार नहीं बढ़ाते, अच्छे अच्छे परिवारों के लोग शादी नहीं करते, संत बन जाते। क्यों बनते हैं? यानी हमारे जो DNA है भारत का, उसको आप समझिए। हम अगर तुलना करेंगे अमेरिका के या रसिया के प्लांट वाले समाज से, तो वो गलत है। वहाँ वो उद्योग जनित देश है। हमारे यहाँ ये है ही नहीं। हमारे यहाँ भारत देश में एक छोटे छोटे गांव की अपनी खुद की अर्थव्यवस्था होती है। उस गांव के लोगों को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो आपस में ही सारी व्यवस्थाएं अपनी चला लेते हैं। इस चीज को समझना होगा कि खुशहाली या खुशी या प्रसन्नता ज्यादा जरूरी है, जागरूकता ज्यादा जरूरी है। और रही बात रोजगार की, तो याद रखिए, रोजगार की परिभाषा भी हमें तय करनी होगी। हम देखते हैं कि कुछ चुनाव में अपन देख रहे किसी पार्टी के में ऑटो चलाने वालों को कि वो बेइज्जती मानते हैं। यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऑटो चला रहे तो 1.5 लाख ओला, 1.5 लाख उबर दिल्ली में गूगल करके देख लीजिए कितने लोगों का परिवार पाल रहे हैं लोग। कहने का मतलब आपको रोजगार की परिभाषा बदलनी होगी। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती, हर काम सम्मानजनक होता है। और हर व्यक्ति जो बढ़ता है वो अपने इच्छा शक्ति से बढ़ता है, वो अपने उनको भी वही अवसर समाज देता है जो बाकी लोगों के लिए भी उपलब्ध है। कुछ लोग उस अवसर को नहीं बुना पाते और कुछ लोग बुनाते हैं। तो रोजगार की परिभाषा बदलनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंख्या कम होनी चाहिए। और तीसरा, फ्री बीज जरूर दे, पर फ्री बीज के बदले में सरकार कुछ ना कुछ उनसे कोई सामाजिक जवाबदारी या दायित्व उनको जरूर दे। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या